हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से ऑडियो वीडियो बताएंगे। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से ऑडियो। चलो, ऑडियो वीडियो बिल्कुल बढ़िया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है। इनमें से आप कहीं भी ज्वाइन नहीं हुए हैं तो हो जाएंगे। यदि आप हमारा कोर्स परचेज करते हैं, आपको मिलते हैं नोट्स, पीवाई के वेदांत से 100+ मॉक टेस्ट। एंड हमारा कोड, यदि आप इसको यूज करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। ठीक है, चलो जल्दी से बता देंगे कौन कौन क्लास में आ चुका है। 2 मिनट वेट कर लेते हैं, तब तक बाकी सभी आ जाए, है ना। गुड मॉर्निंग चितेश, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग ललिता जी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ करेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ क्या है? कंपाइलेशन ऑफ रूल है जिसका एम क्या है? मिटिगेट करना ह्यूमैनिटेरिज्म कंसिक्वेंसेस ऑफ आर्म कॉन्फ्लिक्ट, कि जिसका उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष के मानवीय परिणामों को कम करना है। It protects those who are not or are no longer engaged in hostilities and limit the means and technique of the welfare। ठीक है, इसमें बोला कि ये उन लोगों की रक्षा करता है जो कि शत्रुता में जो है वो शामिल नहीं है या अब नहीं है, या और युद्ध के साधनों और तकनीकों को जो है वो सीमित करते हैं। इसे युद्ध के नियम, कानून और सशस्त्र संघर्ष के कानून के रूप में जो है वो जाना जाता है। ये कानून प्राचीन सभ्यताओं और धर्मों के नियमों पर जो है वो आधारित है। युद्ध हमेशा कुछ सिद्धांतों और प्रथाओं द्वारा जो है वो शासित किया जाता है। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, हिंदी वालों को भी ध्यान रखें, हिंदी में भी तो बोल रहे हैं। हाँ, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का क्या मीनिंग होता है कि एक ऐसा कंपाइलेशन ऑफ रूल। ठीक है, और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को हम लॉ ऑफ वॉर भी कहते हैं। ठीक है, कि ऐसा लॉ जो कि इसे हम लॉ ऑफ वॉर के नाम से भी जानते हैं और लॉ ऑफ आर्म्ड कन्फ्लिक्ट के नाम से भी जानते हैं, कि वॉर के, युद्ध के समय जो है वो कौन कौन से कानूनों का हमें पालन करना है। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन, ये जो आपका लॉ ऑफ वॉर है यानी कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, इसका क्या मीनिंग होता है? एक ऐसे रूल और जो कि एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड रिलीजन एंड वेलफेयर हैज ऑलवेज बीन गवर्न बाय द सर्टेन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस, कि यह कानून प्राचीन सभ्यताओं और धर्मों के नियम पर आधारित है और युद्ध हमेशा कुछ सिद्धांतों और प्रथाओं द्वारा जो है वो शासन किया जाता है। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ क्या है? कंपाइलेशन ऑफ रूल दैट एम, जिसका एम क्या है? मिटिगेट करना ह्यूमैनिटेरिज्म कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द आर्म्ड कन्फ्लिक्ट। It protects those who are no longer engaged in the hostilities and limit the mean and techniques of welfare। इसको हम लॉ ऑफ वॉर यानी कि युद्ध के कानून के रूप में भी जो है वो जानते हैं। ठीक है, सिंपल सा मतलब समझना है, लॉ ऑफ वॉर एंड लॉ ऑफ आर्म्ड कन्फ्लिक्ट। ठीक है, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट। ठीक है, एज इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज डेवलप्ड अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट हैव कंट्रीब्यूटेड द फॉर्मुलेशन ऑफ दोस रूल, कि जैसा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय विकसित हुआ है कि कई सरकारों ने उन नियमों के निर्माण में जो है वो योगदान दिया, कि अलग अलग गवर्नमेंट्स ने जो है वो अपने कंट्रीब्यूशन किया है फॉर्मुलेशन ऑफ दीज रूल। ऐसे रूल जो कि आपके लॉ वॉर के टाइम पर यूज किए जाते हैं उसको हम इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ कहते हैं। और ये बोला कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के में जो है वो ये विकसित हुआ है, डेवलप हुआ है, नंबर ऑफ गवर्नमेंट जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है फॉर्मुलेशन ऑफ दोज रूल। टुडे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ इज रिगार्डेड एज अ यूनिवर्सल लॉ। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को हम सार्वभौमिक कानून के रूप में जो है वो जानते हैं। इट ओनली एक्सटेंड टू द आर्म वेलफेयर, यह केवल सशस्त्र युद्ध तक जो है वो फैला हुआ है। एंड लॉ प्रोटेक्ट इंडिविजुअल हु
डू नॉट टेक पार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। बोले ये जो आपका लॉ जो है वो प्रोटेक्ट करता है उन इंडिविजुअल को, उन लोगों को जो कि पार्ट नहीं है किसका, कॉन्फ्लिक्ट का, सच एज सिविलाइजेशन एंड मेडिकल एंड रिलीजियस मिलिट्री पर्सनल, की बोला है कि जैसे कि नागरिक और चिकित्सा और धार्मिक सैन्य कर्मी। The international humanitarian law has established variety of easily identifiable symbols that may be used to designate protected individual places and items। ठीक है, कि अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कानून ने आसानी से पहचाने जाने वाले योग्य प्रतीकों की किस किस्म, यह किस्म जो है वो स्थापित की है जिसका उपयोग सांक्षित व्यक्तियों, स्थानों और वस्तुओं को जो है वो नामित करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, देखो सिंपल सा मीनिंग समझना है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का। लॉ ऑफ वॉर इसे कहा जाता है कि ऐसा लॉ जो कि युद्ध के समय जो है वो यूज किया जाता है। ये आपका लॉ ऑफ वॉर प्रोटेक्ट करता है, यानी कि रक्षा करता है उन लोगों की जो कि युद्ध का पार्ट नहीं है, यानी कि जो कि युद्ध का पार्ट नहीं है उनकी जो है वो ये रक्षा करता है, जो कि नॉट पार्ट इन द कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, कि जो आपके इस संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट का जो है वो पार्ट नहीं है, such as a civilian, medical, and religious military personnel. International humanitarian law has established a variety of easily identifiable symbols that may be used to designate protected individual, places and items। ठीक है, द ठीक है, और इसके लिए बोला कि प्रतीक जैसे कि रेड क्रॉस एंड symbols indicating culture, property and कल्चर, सिविल डिफेंसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रतीक या सिंबल कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि आपका रेड क्रॉस, ठीक है, लाल अर्चन और प्रतीक है जो कि सांस्कृतिक संपत्ति और नागरिक सुरक्षा बुनियादी ढांचे को दर्शाते हैं। एम्प्लॉयमेंट ऑफ वेरियस वेपन, ठीक है, यहां पर बोला कि विस्फोटक गोलियों, रासायनिक या जैवी हथियारों या अंधा लेजर हथियारों और एंटी कार्मिक खानों सहित विभिन्न हथियारों का रोजगार जो है वो कानून के तहत निषिद्ध है। द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वेरियस वेपन इंक्लूडिंग एक्सप्लोसिव, मिलिटेंट और केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन, बाइंडिंग लेजर वेपन और एंटी पर्सनल माइंस इज प्रोटेक्टेड प्रोहिबिटेड अंडर द लेजिस्लेशन। ठीक है, कि लेजिस्लेशन मतलब इस लॉ के अंडर कौन कौन से लॉ आते हैं। इस लॉ ऑफ वॉर जो कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, इसमें कौन कौन से लॉ आपके इंक्लूड होते हैं, तो जैसे कि आपका एक्सप्लोसिव बुलेट्स या आपका केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन, बाइंडिंग लेजर वेपन, एंटी पर्सनल माइंस, ये सब जो है वो आपके प्रोहिबिटेड है अंडर द लेजिस्लेशन। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ क्या है, पार्ट ऑफ इंटरनेशनल। थोड़ा सा समझने के लिए टफ लग सकता है, लेकिन बता देना कहीं भी डाउट हो तो। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन क्लास में आ चुका है, ललिता जी के अलावा, ललिता जी और जयदेव जी के अलावा? सुरभि जी गुड मॉर्निंग, आ गई हैं। चलो, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये क्या है, पार्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। और विच इज सेट ऑफ रूल, एक ऐसा सेट ऑफ रूल है जो गवर्न किया जाता है स्टेट टू स्टेट रिलेशन की, स्टेट वर्सेस स्टेट, यानी कि कंट्री कंट्री टू कंट्री जो है वो आपका। गुड मॉर्निंग मैम वंदना, ओके गुड मॉर्निंग। आपने अभी अभी कोर्स ज्वाइन किया है, नए न्यू स्टूडेंट आप, बाकी क्लासेस को देख लेना। ठीक है, बाकी क्लासेस को देख लेना, जो भी न्यू स्टूडेंट आए हैं पुरानी क्लासेस को कवर कर लेना। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ क्या है, पार्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ है जिसमें सेट ऑफ रूल, जिसमें सेट ऑफ रूल है जो कि गवर्न होते हैं स्टेट टू स्टेट रिलेशन कि राज्य से राज्य संबंधों की जो है वो नियंत्रण करता है। इंटरनेशनल लॉ इज एम्बॉडीड इन अ ट्रीटीज और कन्वेंशन बिटवीन द स्टेट और इन अ कस्टमरी लॉ व्हिच कंसिस्ट ऑफ द स्टेट प्रैक्टिस डीम्ड लीगली बाइंडिंग बाय देम और इन जर्नल प्रैक्टिस। ठीक है, यहाँ पर बोला कि अंतरराष्ट्रीय कानून राज्य के बीच संधियों या सम्मेलनों में प्रथागत कानूनों में सन्निहित या जिसमें उनके द्वारा जो है वो कानूनी रूप से बाध्यकारी माने जाने वाली राज्य प्रथाएं और सिद्धांत जो है वो क्या है, शामिल है।
The 19th century saw the beginning of the worldwide formulation of international humanitarian law. 19वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के विश्वव्यापी निर्माण की शुरुआत हुई है। आधुनिक युद्ध के कठोर अनुभव के आधार पर राज्यों ने व्यवहारिक दिशा निर्देशन के एक सेट पर जो है वो सहमति व्यक्त की है। ये कानून मानवीय कानून और राज्य जो है वो सैन्य जरूरतों के लिए एक नाजुक संतुलन बनाए रखते हैं। मतलब ऐसे सेट ऑफ रूल्स जो कि लॉ ऑफ वॉर के टाइम पर यूज किए जाते हैं। ठीक है, ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ रूल या कंपाइलेशन ऑफ रूल जो कि क्या है, एक पार्ट है इंटरनेशनल लॉ का। ये रूल जो है वो गवर्न करते हैं स्टेट टू स्टेट। स्टेट टू स्टेट मतलब कंट्री टू कंट्री रिलेशन अच्छा, जैसे हमारा अमेरिका के साथ जो है रिलेशन अच्छा हो, चाइना के साथ अच्छा हो। ठीक है, तो इस तरह से स्टेट टू स्टेट जो है वो रिलेशन बहुत अच्छा हो। ठीक है, और इंटरनेशनल लॉ इज embodied in treaties, conventions between the state and customary law, which consist of the state practice deemed legally binding by them and a journal practice. ठीक है, 19th century saw the beginning of the worldwide formulation of international humanitarian law. 19वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के विश्वव्यापी निर्माण की शुरुआत हुई है। आधुनिक युद्ध या हम बात करें कि बेस्ड ऑन हार्श एक्सपीरियंस मॉडर्न वेलफेयर। यदि आप ना वंदना जी खुद से, यदि आपको लगता है कि जो मतलब यदि आपको लग रहा है कि मैं खुद से मतलब इन नोट्स को एज इट इज याद रख सकती हूँ, तो बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप बनाना चाहते हैं, शॉर्ट में कुछ नोट्स बनाना चाहते हैं, तो वो आपकी इच्छा है। ठीक है, बाकी आपको नोट्स क्लास वाइज, ठीक है, कि टॉपिक वाइज आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप नोट्स को भी देख लेना। ठीक है, बोला है कि 19th सेंचुरी में जब हमारे कि अंतरराष्ट्रीय कानून, अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के विश्वव्यापी निर्माण की शुरुआत हुई थी और आधुनिक युद्ध के कठोर अनुभव की उस टाइम जो है, जैसे कि आपका 19th सेंचुरी में काफी ज्यादा वॉर वगैरह हो रही थी, तो उस सिचुएशन को देखते हुए, उस सिचुएशन को एक्सपीरियंस करते हुए मॉडर्न वेलफेयर एंड स्टेट ने एग्री किया अपॉन ए सेट ऑफ प्रैक्टिस गाइडलाइन। ठीक है, और दीज लॉ maintain a dedicated balance between the humanitarian law and state military needs. ठीक है, अब है आपका ओरिजिन एंड सोर्स ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का ओरिजिन कहां से हुआ एंड सोर्स क्या है? International humanitarian law is based on some sources as an international law in a journal. सबसे पहले आपका इंटरनेशनल कन्वेंशन कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ इज बेस्ड ऑन द सम सोर्स। यहां पर बोला कि अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कानून सामान्य रूप से अंतरराष्ट्रीय कानून के समान स्रोतों पर आधारित है। सबसे पहले इंटरनेशनल कन्वेंशन, हेग कन्वेंशन हुई थी 1907 में, which has restrictions on the means and technique of warfare, is one of the two primary treaty origin of international humanitarian law. कि इसमें युद्ध के साधनों और तकनीकों पर प्रतिबंध है और अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कानून के दो प्राथमिक संधि मूलों में से एक है। और फोर Geneva Convention 1949 contain a large portion of international humanitarian law। कि यहाँ पर बोला कि 1949 में 4 जनेवा सम्मेलनों में अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है शामिल है। तो जेनेवा कन्वेंशन विच इज कंसीडर्ड अनदर द ट्रीटी ओरिजिन ऑफ IHL गिव द प्रोटेक्शन टू स्पेसिफिक ग्रुप्स सच एज अ वनरेबल पर्सन। यह जेनेवा कन्वेंशन जिसे IHL का एक और संधि मूल जो है वो माना जाता है, कमजोर व्यक्तियों जैसे विशिष्ट समूहों की सुरक्षा जो है वो प्रदान करता है। It protect individual who have supported it protect individual, ये जो है वो इंडिविजुअल की रक्षा करता है जिन्होंने स्टॉप कर दिया पार्टिसिपेट सच एज इंजरीज और शिप। ठीक है, यहां पर बोला कि जैसे कि घायल, जहाज टूट गए, घायल हो गए बहुत ज्यादा लोग, या बीमार योद्धा या युद्ध के कैदी। ठीक है, कि ऐसे लोग जिन्होंने युद्ध में भाग लेना बंद कर दिया। देखो हमने बात करी सिंपल सा इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एक ऐसा लॉ है जो कि लॉ ऑफ वॉर की बात करता है, युद्ध के समय की बात करता है। तो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो है वो आपका एक ऐसे सेट ऑफ रूल है या कंपाइलेशन ऑफ रूल है जो लॉ ऑफ वॉर की बात करते हैं। ये प्रोटेक्ट करते हैं उन लोगों को जो कि पार्ट नहीं है, किसका, वॉर का पार्ट नहीं है, यानी कि युद्ध का पार्ट नहीं है।
अब देखो कि ये जो सिंपल सा बताया कि इन इन इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करता है जो कि स्टॉप, जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, यानी कि स्टॉप कर दिया है पार्टिसिपेट करना, सच एज जैसे किस कारण, जैसे उनको इंजरी होगी, युद्ध करते समय जैसे चोट आ गई, कोई पर्सन घायल हो गया है ना, तो कहते हैं ना घायल व्यक्ति पर जो है वो हमला नहीं करना चाहिए, ठीक है, घायल हो गए, या कोई बीमार योद्धा है, या इल वॉरियर्स है, या आपका प्रिजनर वॉर है, युद्ध के कैदी है, तो इन सब लोगों को जो है वो आपका क्या करता है, ठीक है, जिन्होंने स्टॉप कर दिया है पार्टिसिपेट करना, किस वजह से, इंजरीज की वजह से, और वॉरियर की वजह से, एंड प्रिजनर ऑफ वॉर की वजह से। ऑलमोस्ट एवरी कंट्री ऑन अर्थ हैज डिसाइडेड टू बी बाउंड बाय दैम, ठीक है, और पृथ्वी पर जो है लगभग हर देश ने इसे बंधे रहने का फैसला किया। इस कन्वेंशन का गठन विश्व के संघर्षों को दो विश्व युद्ध के समान मानव पीड़ा के स्तर से बचने के लिए जो है वो किया है, ठीक है। ये कन्वेंशन जो है इसलिए फॉर्म की गई है ताकि अवॉइड किया जाए कि ताकि फ्यूचर में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, और सम लेवल ऑफ ह्यूमन सफरिंग एज टू वर्ल्ड वॉर्स, ठीक है। अब है आपका द कन्वेंशन हैव बीन एक्सपैंडेड एंड एक्सटेंडेड बाय द टू फर्दर ट्रीटी, सम्मेलनों को दो और संधियों द्वारा विस्तारित और विस्तृत जो है वो किया गया। एडिशनल प्रोटोकॉल ऑफ 1977 सशस्त्र संघर्षों के पीड़ितों की रक्षा और सुरक्षा पर 1977 के अतिरिक्त प्रोटोकॉल। Two further treaties have been split into the additional protocol. इसके अलावा बोला है कि इस हेग कन्वेंशन के अलावा एडिशनल प्रोटोकॉल बनाए गए। एडिशनल प्रोटोकॉल फर्स्ट, जो कि गवर्न करता है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में, कि कौन कौन से इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो आपका एडिशनल प्रोटोकॉल सेकंड है, जो कि गवर्न करता है नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, कि कौन से जो है वो आपके नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है। Other agreement govern the use of the certain weapons and military, ठीक है, as well as a protection of the specific group of people and property, कि कि अन्य समझौते जो कुछ हथियारों और सैन्य रणनीति के उपयोग के साथ साथ लोगों और संपत्ति के विशिष्ट समूहों की सुरक्षा को नियंत्रित जो है वो करता है, ठीक है। अब दीज ट्रीटी, इन ट्रीटीज में कौन कौन सी अलग अलग से कन्वेंशन बनाई गई थी, तो सबसे पहले आपको कन्वेंशन के नाम याद रखनी है और याद रखना है ईयर, ठीक है। इससे ज्यादा बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन से ज्यादा कितना ही एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, एक से दो बड़ी मुश्किल से जो है वो पूछे जाते हैं। तो हम आज ही के सेशन में इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को जो है वो कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इन सभी कन्वेंशन के आपको एयर याद रखनी है, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अ कल्चरल प्रॉपर्टी इन द इवेंट ऑफ आर्म कॉन्फ्लिक्ट 1954, ठीक है, एज वेल एज अ टू प्रोटोकॉल। फिर आपका बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन की जैविक हथियार सम्मेलन 1972, कन्वेंशनल वेपन कन्वेंशन 1980, केमिकल वेपन कन्वेंशन 1993, ओटावा कन्वेंशन ऑन एंटी पर्सनल माइंस 1997. The optional protocol to the convention on the right of the child on the involvement of children in armed conflict. सशस्त्र संघर्ष के बच्चों की भागीदारी पर जो है वो बाल अधिकारों पर कन्वेंशन के लिए जो है वो वैकल्पिक प्रोटोकॉल 2000 में जो है वो अपनाया गया था, इसको अडॉप्ट किया था 2000 में। मैनी एलिमेंट ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ कस्टमरी लॉ। अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के कई तत्वों को प्रथागत कानून के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है, जिसका अर्थ है कि वे सभी राज्य पर बाध्यकारी नहीं है। इट मीन्स कि ये आपकी जो कन्वेंशन में जो रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं ये जो है वो नॉट रिकॉग्नाइज कस्टमरी लॉ है। इसका मतलब ये है कि आपकी बाइंडिंग नहीं है ऑल स्टेट की, ठीक है, कि ऑल स्टेट को बाउंड नहीं करते ये रूल। Internationally, action has been taken to establish court to punish offenses committed during the two conflict. यहाँ पर बोला है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दो संघर्षों, सबसे पहले आपका यूगोस्लाविया एंड रवांडा के दौरान जो है वो अपराधों को दंडित करने के लिए अदालतों की स्थापना करवाई गई थी। और यूगोस्लाव वॉर was an armed conflict of independence after interconnected with ethnic
ethnic group conflict and independence war and insurgency conducted in the former Yugoslavia from 1991 and to 2000. ठीक है, leading to the breakup of the Yugoslav Federation in 1992. यहाँ पर बोला ब्रेकअप का क्या मतलब है, टूटना। ठीक है, कि जैसे 1992 में युगोस्लाव संघ का जो है वो टूटना हुआ। ठीक है, सिंपल सा कि बोला है कि अलग अलग जो है वो आपकी कन्वेंशन हुई। ठीक है, इन कन्वेंशन की एयर याद रखनी है। इसके अलावा कि जो आपके ऑप्शनल प्रोटोकॉल टू द कन्वेंशन ऑफ द राइट ऑफ चिल्ड्रन इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन आर्म कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इसको ड्राफ्ट किया गया था 2000 में। ठीक है, और मैंने कुछ ऐसे एलिमेंट थे जो कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के वो रिकॉग्नाइज नहीं थे एज अ कस्टमरी लॉ, विच मीन रेखा की गुड मॉर्निंग, काफी लेट होगी। ठीक है, चलो, तो विच मीन दे आर नॉट बाइंडिंग इन ऑल स्टेट। ठीक है, बाइंडिंग ऑन ऑल स्टेट, ये आपके बाइंडिंग नहीं है ऑल स्टेट में। इंटरनेशनली एक्शन हैज बीन टेकन एस्टैब्लिश्ड रिपोर्ट की सबसे पहले जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर जो भी एक्शन लिए जाते थे वो सबसे पहले तब लिया गया था, क्यों? क्योंकि पनिश करना था उन लोगों को जो कि ऑफेंस कमिट कर रहे थे ड्यूरिंग ट्रू कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, फिर बोला देयर आर द सेवरल रीजन फॉर द यूगोस्लाविया ब्रेकअप, कि यूगोस्लाविया के टूटने के कई कारण थे। वेरीज फ्रॉम रिलीजियस एंड कल्चरल डिवाइड्स अमंगस्ट एथनिक ग्रुप टू द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, atrocities committed by the both sides to the रेडियल नेशनलिस्ट फोर्सेस। यूगोस्लाविया के टूटने के कई कारण थे जो कि जातीय समूहों के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक विभाजन से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक जो है वो दोनों पक्षों के द्वारा किए गए अत्याचारों से लेकर रेडियल राष्ट्रवाद ताकतों पर तक जो है वो भिन्न थे। और इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल फॉर द फॉर्मर यूगोस्लाविया वाज सेट अप May 1993 to punish individuals who are responsible of the war crime against humanity and genocides in these two important situations, कि 1993 में उन व्यक्तियों को दंडित करने के लिए स्थापित किया गया था जो कि इन दो महत्वपूर्ण स्थितियों में युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराधों और नरसंहार के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, और फ्रॉम 1990 से लेकर 1994 द रवांडा कॉन्फ्लिक्ट was very larger scale civil war fought between the Rwanda armed forces। यहाँ पर बोला कि रवांडा संघर्ष एक बड़े पैमाने पर गृह युद्ध था जो कि रवांडा सशस्त्र बलों के बीच जो है लड़ा गया था, जो कि देश की सरकार और विद्रोही का प्रतिनिधित्व करता था। और द स्ट्रगल बिटवीन द रवांडा एंड अफ्रीका वाज बेस्ड ऑन अ कॉलोनियल हेरिटेज। ठीक है, कि जो आपका रवांडा और अफ्रीका के बीच में संघर्ष हुआ था वो औपनिवेशिक विरासत, पुरानी खराब शासन और अप्रभावी और असंघर्ष पैदा करने वाली राजनीतिक प्रणालियों पर जो है वो आधारित था। 1994 the International Criminal Tribunal and for Rwanda was established to tackle issues such as genocide and war crimes। ठीक है, कि 1994 में रवांडा के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण की स्थापना नरसंहार और युद्ध अपराधों जैसे मुद्दों से निपटने के लिए की गई थी। ठीक है, रोम स्टैट्यू कब किया गया था? 1998 में। ठीक है, इसमें एस्टैब्लिश किया गया था क्रिमिनल कोर्ट्स, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। क्यों इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बनाया गया था? टू प्रोसिक्यूट द वॉर क्राइम एंड अदर क्राइम अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी, कि अन्य अपराधों पर जो है मुकदमा चलाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना की गई थी। व्यक्ति, सरकारें और अन्य संगठन यह सुनिश्चित करने में जो है मदद कर सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन जो है किया जाता है। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ फॉरवर्ड करता है ऑल मीन्स एंड मेथड ऑफ वॉरफेयर दैट फेल टू डिस्टिंग्विश between those fighting and those who are not such civilians, which the goal of protecting the civilian population, individual civilian and civilian property, cause unnecessary injury or the suffering, or causes serve as a long term environmental damage। ठीक है, कि ये बोला कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून युद्ध के सभी साधनों और तरीकों को मना जो है वो करता है जो कि नागरिक, आबादी, व्यक्तिगत
नागरिकों और नागरिक संपत्ति की रक्षा करना लक्ष्य के साथ जो है वो लड़ने वाले या नागरिकों के बीच में अंतर करने से विफल करते हैं और अनावश्यक चोट और पीड़ा का कारण या गंभीर या दीर्घकालीन पर्यावरण क्षति का कारण जो है वो बनता है। सिंपल सा इसे हम लॉ ऑफ वॉर के नाम से जानते हैं। लॉ ऑफ वॉर एक मतलब लॉ ऐसे रूल एंड रेगुलेशन जो कि प्रोटेक्ट करते हैं उन इंडिविजुअल को जो कि पार्ट नहीं है, किसका, वॉर का पार्ट नहीं है, जो कि वॉर का पार्ट नहीं थे, उन लोगों की रक्षा करने के बारे में, जो उन लोगों के प्रोटेक्शन के बारे में हमारा इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ कहता है। देयर वर द वॉर क्राइम ट्रायल इज नमरबर्ग की नूर्नबर्ग और टोक्यो 1945 से 1948। ठीक है, यहाँ पर बोला कि 1945 से 1948 तक युद्ध अपराधों के मुकदमे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विजयी सहयोगी देशों ने युद्ध अपराधों और अन्य अत्याचारों के लिए वह उच्च स्तरीय राजनीतिक अधिकारियों और सैन्य अधिकारियों को दंडित करने से पहले जो है वो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालयों पर जो है गठन किया था। ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड द victorious allied countries formed the first international criminal court to punish high-level political officials and military authorities for the war crimes and other atrocities. The French and Soviet Union and the United Kingdom and United States established international military tribunal at Nuremberg, Germany, to prosecute and punish the major war criminal of the यूरोपियन। ठीक है, कि जो है वो टाइम टू टाइम पर स्थापना हुई है, जैसे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बनाया गया, इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाया गया। ठीक है, इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल जज अ ज्वाइंट ट्रायल ऑफ द सीनियर नाजी पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडर एज वेल एज अ नाजी ऑर्गेनाइजेशन। अंतरराष्ट्रीय सैन्य न्यायाधिकरण ने वरिष्ठ नाजी राजनीतिक और सैन्य नेताओं के साथ साथ नाजी संगठनों के संयुक्त प्रशिक्षण का फैसला किया। अ प्रोक्लेमेशन एस्टैब्लिश्ड द इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल फॉर द फर्स्ट ईस्ट इन टोक्यो। ठीक है, कि 1946 में टोक्यो जापान में सुंदर पूर्व के लिए अंतरराष्ट्रीय सैन्य न्यायाधिकरण की स्थापना की और सुदूर पूर्वी युद्ध अपराधियों को दंडित करने का जो है वो प्रयास भी है। ठीक है, there is also an attempt to punish for eastern war criminals. इंटरनेशनल कस्टम के बारे में जब हम बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस ऑन इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड कस्टमरी लॉ, the majority of treaty law rules have achieved general recognition and have had a major impact on a practice. ठीक है, कि संधि कानून नियमों के बहुमत ने सामान्य मान्यता हासिल की है और अभ्यास पर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। नतीजन उनके पास प्रथागत कानून का बल है जबकि अन्य इसमें विकसित हुए हैं और नतीजन वे सभी राष्ट्रों को बांधते हैं। भले ही यहाँ पर बोला एज ए रिजल्ट दे बाइंड ऑल नेशन। ठीक है, कि ऐसे रूल्स जो कि ऑल नेशन को बाइंड करते हैं रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे हैव साइंड देम, as well as armed opposition organization in the non-international armed conflict, because because the treaty law has been limited in this area. Use of customary international law is especially important for the international non-international armed conflict. ठीक है, यहाँ पर बोला साथ ही साथ जो है वो गैर अंतरराष्ट्रीय सशस्त्र संघर्षों में सशस्त्र विपक्षी संगठन भी, क्योंकि संधि कानून इस क्षेत्र में जो है वो सीमित रहा है, प्रथागत अंतरराष्ट्रीय कानून का प्रयोग जो है वो गैर अंतरराष्ट्रीय सशस्त्र संघर्षों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। फिर आपका जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, जस्ट कॉज एंड कंपेलिंग लॉ rule or recognize in international humanitarian law. जस्ट कॉज एंड नियमों का एक सेट अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून में जो है वो मान्यता प्राप्त है और which no derogation is permitted, जिसकी अपमान की उल्लंघन, मतलब ऐसे सेट ऑफ रूल जिनको आप वायलेट कर ही नहीं सकते, जैसे कि आपका प्रोहिबिशन ऑफ जेनोसाइड एंड टॉर्चर, कि टॉर्चर और नरसंहार और यातना पर जो है वो प्रतिबंध लगा है, कि ऐसे सेट ऑफ रूल
ठीक है, ऐसे सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन जिसको आप जो है वो डेरोगेट कर ही नहीं सकते, यानी कि उसको वोलेट कर ही नहीं सकते. जुडिशियल डिसीजन एंड टीचिंग. इंटरनेशनल कोर्ट्स हैव बीन कंट्रीब्यूटेड टू द इंटरप्रिटेशन एंड डेवलप द आईएचएल. कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों ने आईएचएल की व्याख्या और विकास में जो है योगदान दिया. सेकेंडरी सोर्सेज इंक्लूड करते हैं जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट एंड द टीचिंग ऑफ द मोस्ट हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स. ठीक है, की सोर्स क्या है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के? ट्रीटीज, हेग कन्वेंशन 1907, फोर जेनेवा कन्वेंशन 1949, एडिशनल प्रोटोकॉल फर्स्ट एंड सेकंड 1977. ठीक है, और 2005 में आईसीआरसी, ठीक है, कि रिपोर्ट द इंटरनेशनल रिपोर्ट ऑन कस्टमरी आईएचएल, इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ वाज एक्सप्लेन्ड और हिंटेड. अंतरराष्ट्रीय प्रथागत कानून को समझाया गया था या संकेत किया गया था. Just cause and rule, such as the prohibition against genocide or torture. Just cause and rule, such as the prohibition against genocide and torture, are the example of general principle of law. Just cause and rule उन रूल एंड रेगुलेशन को बोलते हैं जिसको आप प्रोहिबिट कर, सॉरी, जिसको आप वायलेट कर नहीं सकते. ठीक है, डिसीजन एंड टीचिंग मोस्टली फ्रॉम the International Court of Justice, which include the variety of international court ruling and advisory opinion. कि न्यायिक निर्णय और शिक्षाएं ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से या जिसमें विभिन्न प्रकार के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले और सलाहकार राय जो है वो शामिल है. इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल राइट. कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ जेनोसाइड, नरसंहार की रोकथाम सजा पर जो है वो नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध सम्मेलन. एम क्या है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का? इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ हैज बीन अराउंड since the 19th century, although the principle and practice which it was based are much older. कि अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कानून 19वीं शताब्दी के बाद से रहा है, हालांकि जिन सिद्धांतों और प्रथाओं पर ये आधारित है वे बहुत ही ज्यादा पुराने हैं. ठीक है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एक सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशंस है, ऐसे प्रिंसिपल हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पुराने हैं. दिस रूल ऑफन नॉन एज लॉ ऑफ आर्म कन्फ्लिक्ट, कि जैसे अक्सर सशस्त्र संघर्ष के कानून या युद्ध के कानून के रूप में जो है वो जाना जाता है. ठीक है, लॉ ऑफ वॉर वाज क्रिएटेड एंड फाइंड द बैलेंस बिटवीन द ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन एंड मिनिमाइजेशन ऑफ सफरिंग. मानवीय विचारों और पीड़ा को कम करने के बीच में संतुलन खोजने के लिए बनाया गया था. अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कानून के दो महत्वपूर्ण उद्देश्य निम्नलिखित हैं. कौन कौन से टू इम्पॉर्टेंट एम है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के? प्रोटेक्शन एंड असिस्टेंस आर ऑफर to those who have been affected by the conflicts. उन लोगों की सुरक्षा और सहायता की पेशकश की जाती है जो कि संघर्षों से प्रभावित हुए हैं. वारफेयर टेक्निक्स एंड मीन्स आर रेगुलेटेड, कि युद्ध की तकनीकों और संसाधनों को नियमित जो है वो किया जाता है. When does international humanitarian law apply? कब जो है वो international humanitarian law apply होता है? International humanitarian law apply होता है to the military conflict and cover all parties engaged in an armed conflict and distinguished between the international armed conflict and non-international armed conflict, the latter of which is subject to the significantly smaller set of established standards. कि कब जो है वो आपका इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ अप्लाई होता है? तो ये बोला कि अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून केवल सैन्य संघर्षों पर जो है वो लागू होता है. सशस्त्र संघर्ष में लगे सभी पक्षों को कवर करता है और अंतरराष्ट्रीय संघर्ष, सशस्त्र संघर्ष और गैर सशस्त्र संघर्ष के बीच में अंतर करता है. कि ओनली तब अप्लाई होता है जब मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, और ये कवर करता है पार्टीज जो कि इंगेज हैं किसमें? आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में, युद्ध वाली स्थिति में, सशस्त्र विद्रोह वाली स्थिति में. ठीक है, although the official practice continue to uphold the difference but given the nature of today conflicts, and it has been criticized as arbitrary and unrealistic. International humanitarian law, on the other hand, evolved through the time to include
international armed conflict more comprehensively. Internal tensions or disturbance such as an isolated act of violence are not covered by the international humanitarian law. Once dispute has been started, the law apply equally both parties. ठीक है, ये बोला कि ऑल दो यदि हम बात करें ऑफिशियल प्रैक्टिस की, ठीक है, तो यहाँ पर बोले डिफरेंस देखने को मिल सकता है या अंतर को बनाए रखा जो है जारी रह सकता है कि आज के संघर्षों की प्रकृति को देखते हुए इसे अमनमाना और अवास्तविक बताते हुए आलोचना की है। दूसरी ओर हम बात करें, ऑन द अदर हैंड बात करें, इवॉल्व थ्रू द टाइम टू टाइम, ये आपका इवॉल्व हुआ है टाइम टू टाइम, इसकी डेवलपमेंट हुई है, कुछ रूल रेगुलेशन को ऐड करा गया है। इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में ये बात करता है जो कि मोर कॉम्प्रिहेंसिव है। इंटरनल टेंशंस एंड डिस्टर्बेंस सच एज आइसोलेटेड एक्ट ऑफ वायलेंस जो कि कवर नहीं है बाय द इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, कि एक बार जो है वो डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया, ठीक है, एक बार जो है डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया तो ये आपका अप्लाई होता है बोथ पार्टीज, जिन जिन पार्टी के बीच में डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ है तो बोथ पार्टीज को अप्लाई होता है। इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, आर्म कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होती है एटलीस्ट टू गवर्नमेंट, जैसे कि हमारी इंडिया और चाइना के बीच में क्या हो जाए, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, इंडिया पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। तो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट का क्या मतलब होता है कि सशस्त्र संघर्ष, कम से कम दो सरकारों से जुड़े संघर्षों को अंतरराष्ट्रीय सशस्त्र संघर्ष के रूप में जो है वो जाना जाता है। दे आर गवर्न्ड बाय, ठीक है, यहां पर बोला कि इसमें 4 जनेवा कन्वेंशन सम्मेलनों के साथ साथ आंतरिक प्रोटोकॉल फर्स्ट में भी उल्लिखित प्रतिबंध भी जो है वो शामिल है, ठीक है। इसमें इंक्लूड होते हैं 4 जनेवा कन्वेंशन एज वेल एज एडिशनल प्रोटोकॉल फर्स्ट, और इन अदर वर्ड्स लॉ अप्लाइज टू वॉर बिटवीन द सोवरेन नेशंस एज डिफाइंड बाय द कॉमन आर्टिकल 2 क्लॉज 1 of the Geneva Convention. इसमें include होता है direct conflict between the state circumstances in which the foreign power commit soldier into the country to assist and local movement and partial or entire occupation of common article 2 or article clause 2 of Geneva Convention. इंटरनेशनल आर्म कन्फ्लिक्ट का क्या मीनिंग है? जब कन्फ्लिक्ट होते हैं बिटवीन टू स्टेट, ठीक है, जब ऐसा संघर्ष हो जाए, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कोई डिस्प्यूट हो जाए बिटवीन टू स्टेट। एडिशनल प्रोटोकॉल फर्स्ट, ठीक है, सशस्त्र अतिरिक्त प्रोटोकॉल फर्स्ट सशस्त्र संघर्षों के लिए प्रयोज्यता के दायरे को व्यापक जो है वो बनाता है, जिसमें लोग औपनिवेशिक प्रभुत्व, विदेशी कब्जे और नस्लवादी शासन के खिलाफ जो है वो आत्मनिर्णय के अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं, ठीक है। पर्पस क्या है एंड एप्लीकेशन क्या है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की? ह्यूमैनिटेरियन लॉ का एम क्या है? सेफ गार्ड करना उन लोगों को, उन ऐसी प्रॉपर्टी को और ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि अफेक्टेड हो रहे हैं बाय द कॉन्फ्लिक्ट, बाय लिमिटिंग the party of the right of a party to use the technique and means of warfare of their choice. ऐसा लॉ जो कि ओनली अप्लाई होगा कब? आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन पर। ऐसा लॉ जो कि अप्लाई होगा ओनली आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन पर। ऐसा लॉ जो कि अप्लाई होगा उन पार्टीज पर जो कि इन्वॉल्व है इस डिस्प्यूट में। पर्पस एंड एप्लीकेशन क्या है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की? इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का एम क्या है? सेफ गार्ड करना पीपल, प्रॉपर्टी एंड ऑब्जेक्ट जो कि इफेक्टेड है बाय armed conflict by limiting the right of a parties use techniques and mean of warfare of defense. ऐसा लॉ जो कि स्टैब्लिश करता है स्टेट ऑब्लिगेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिस्पेक्ट और सेफ गार्ड द फुलफिल इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एंड देयर कंट्रोल, किया जो है वो कि ऐसा जो है लॉ, ऐसा कानून जो कि नियंत्रण कर रहा है व्यक्तियों। देखो, जब मैं ओनली इंग्लिश में बताऊं और कुछ समझाऊं तो जयदेव जी कह रहे हैं हिंदी मीडियम वालों का भी ध्यान रखूं, मैं क्या करूं बताओ, ठीक है, कि ऐसा लॉ जो कि आपका ग्रुप को जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है, स्यू कर रहा है गवर्नमेंट ऑन स्पेसिफिक एक्शन और बेनिफिट। ऐसा लॉ जो कि यूज किया जाता है एट द टाइम ऑफ पीस,
ठीक है, एट द टाइम ऑफ पीस एज वेल एज अ टाइम ऑफ ऑन कन्फ्लिक्ट, क्राइसिस और डिजास्टर। ऐसा लॉ जो कि साथ साथ में सशस्त्र संघर्ष, संकट और आपदा के समय जो है वो भी किया जाता है। ऐसा लॉ जो कि अप्लाई हो रहा है स्टेट एज वेल एज बट इज सिविलाइज और सम बेनिफिट। इंटरनल डिस्प्लेड पर्सन को प्रोटेक्ट करता है। इंटरनल डिस्प्लेड पर्सन हमने डिस्कस किया था कि एक जगह पर मान लीजिए कि कोई युद्ध चल पड़ा, ठीक है, मान लीजिए हमारे किसी एरिया में युद्ध स्थिति होगी, वॉर की स्थिति होगी, तो हम लोगों को क्या बोला जाएगा कि आप ना यहाँ से कुछ दिनों के लिए किसी और स्थान पर चले जाओ, ठीक है, उनको एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित जो है वो कर दिया जाएगा। तो हमारा इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो है वो आपको प्रोटेक्ट करता है इंटरनली डिस्प्लेड पर्सन को। की प्रोविजन क्या है द प्रिंसिपल एंड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के? अंडर द प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन सिविलियन एंड सिविलियन ऑब्जेक्ट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द हार्म ऑफ मिलिट्री एक्टिविटी, कि जो भी मिलिट्री एक्टिविटी को नुकसान हो रहा है उसको बचाना है। Humanitarian law standard of necessity and proportionality as well as are the well established. आवश्यकता और अनुपातिकता के मानवीय कानून अच्छी तरह से स्थापित हैं और the opponent can only use the quantity and type of force necessary to defeat the enemy under the law. ठीक है, civilian must be treated humanly at ऑल टाइम, कि मानवीय उपचार की अवधारणा के अनुसार अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन ट्रीटमेंट आर्टिकल 3 ऑफ, ठीक है, ठीक है, जीएस रिस्ट्रिक्शंस ऑल द वायलेंस अगेंस्ट द लाइफ और पर्सन इंक्लूड द हार्श ट्रीटमेंट और टॉर्चर, कि इसमें आपका सब कुछ इंक्लूड होता है कि जो भी पर्सन है, ठीक है, यदि उसको लाइफ का खतरा है, किसी पर्सन को उसकी प्रॉपर्टी का, या उसको लग रहा है कि मेरे साथ जो है वो उन लोगों को जिनको ट्रीट किया जा रहा है, मतलब टॉर्चर उनके साथ किया जा रहा है, तो ये सब आपका इसमें कवर होता है। ठीक है, कि किसी भी तरह का लॉ ऑफ वॉर कहता है, आपका इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में कहा गया है कि इन सभी लोगों को प्रोटेक्ट करना है। लाइफ, पर्सन, प्रॉपर्टी, ट्रीटमेंट एंड टॉर्चर, इन सब को जो है वो इन सब से करना, प्रोटेक्ट करना। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ इज फाउंडेड ऑन द कंसेप्ट ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कि अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कानून जो है वो गैर भेदभाव की अवधारणा पर स्थापित है। In the treatment of prisoner of war and civilian, discrimination based on the race and nationality, religious belief and political opinion is illegal. कि युद्ध के कैदियों और नागरिकों के उपचार में जो है वो जाति, राष्ट्रीयता और धार्मिक विश्वास और राजनीतिक न्याय के आधार पर अवैध है। वुमेन एंड चिल्ड्रन को जो है वो थोड़ा सा स्पेशल कंसिडरेशन, यानी कि थोड़ा सा स्पेशल ध्यान देने की जरूरत है, रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। रेप एंड ऑल फॉर्म ऑफ इनडिसेंट असॉल्ट अगेंस्ट द वुमेन आर प्रोहिबिटेड, कि यदि आपको लग रहा है कि महिलाओं के खिलाफ जो है वो, या महिलाओं के खिलाफ इस तरह की कोई एक्टिविटी, अभद्र व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है, तो इसको भी जो है वो किया गया, प्रोहिबिटेड किया गया। दिस लॉ रिक्वायर ऑक्युपाइंग पावर to guarantee that the people in occupied territory have access to basic needs such as the food, medicine and health supplies and services। ये कानून जो है वो गारंटी देने वाले पर जो कब्जा करने की आवश्यकता है, और कब्जा करने वाले क्षेत्रों में लोगों को भोजन, दवा और स्वास्थ्य की आपूर्ति जैसी बेसिक बुनियादी जो भी बेसिक नीड्स हैं उनको जो है मुहैया करवाई जाए। और ठीक है, इंटरनेशनल of the people of means of warfare also prohibited under law, कि युद्ध के साधन के रूप में लोगों को जानबूझकर भूखा रखना, ये जो है वो इस कानून के तहत निषिद्ध है। The law allow the state to treat relief workers with respect and provide them with the protection, कि राज्य जो है वो कानून राज्य को राहत कर्मियों के साथ जो है वो सम्मान के साथ व्यवहार करने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने की अनुमति देता है। ये लॉ आपका एस्टैब्लिश करता है रेगुलेटिंग फॉर गेनिंग एक्सेस टू अफेक्टेड कम्युनिटी एंड डिलीवरिंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, की जो ह्यूमैनिटेरियन मतलब मानव होने के नाते जो भी उनको बेसिक नीड्स हैं वो उनको मुहैया करवाई जाए, और इंक्लूडिंग द पर्सनल एंट्रेंस, कस्टम क्लियरेंस एंड रिलाइज टैक्सेशन। ये लॉ आपका एस्टैब्लिश करता है गाइडलाइन एंड वल्नरेबल ग्रुप इंक्लूडिंग द नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड पॉजिटिव मेजर्स। ये जो है वो कानून कमजोर समूहों के लिए दिशा निर्देशन स्थापित करता है जिसमें गैर भेदभाव या सकारात्मक उपाय शामिल हैं। ये लॉ आपका प्रोटेक्ट करता है पॉलिटिकल राइट्स, जैसे राइट टू लाइफ एंड
right, freedom, free from torture एंड फ्रीडम टू मूव अराउंड फ्रीली, ठीक है, ये सब जो है वो राइट दिए जाते हैं। ये लॉ आपका सेफ गार्ड करता है इकोनॉमिक एंड सोशल राइट, जैसे कि आपका राइट टू फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, हेल्थ एंड लाइवलीहुड एंड रीजनेबल क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। नो क्लियरेंस मेंशन इंटरनेशनल रिलीफ in this way, and this law allow the state to restrict some civil and political rights in the event of public emergency and that oppose a national security threat सच एज अ वार, कि जहां पर आपको लगे कि यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है, ठीक है, कि तो ऐसी सिचुएशन को भी ये जो है वो मतलब ये इन तरह की एक्टिविटी को भी जो प्रोहिबिट करता है। सर्टन राइट जैसे कि राइट टू लाइफ एंड जो कि अनअफेक्टेड बाय द डेरोगेशन है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ चैलेंजेस एंड न्यू अप्रोच के बारे में बताया गया है कि कब कब जो है कब जो है वो इम्प्लीमेंट हो रही है न्यू इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो है वो कब इम्प्लीमेंट होता है, क्या कुछ चैलेंजेस हैं, क्या कुछ चुनौतियां आपको देखने को मिल रही हैं न्यू, अब ठीक है, तो इसको देख लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल रिलाइंग ऑन ह्यूमैनिटेरियन लॉ, स्पेशल डिफिकल्टीज आ रही हैं इन काउंटर इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको देख लेना। कॉन्फ्लिक्ट एम एक्सक्लूजन, ठीक है, बहिष्करण की जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उनको समाप्त करना है। There are the conflict in which certain rules of the humanitarian law are challenged and where the real problem is not the ability but the willingness to apply those rules. For example के लिए यहाँ बोला ethic cleansing कि कुछ जातीय सफाया की प्रथा है और जैसे कि उद्देश्य क्या है, आबादी के कुछ वर्गों को बलपूर्वक स्थापित करना और यहाँ तक कि उन्हें समाप्त करना। जो भी ऐसी प्रथाएं हैं जो कि गलत हैं, कहीं ना कहीं जो है वो गलत संदेश दे रही है, उसको आप क्या करो, खत्म कर दो। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट इन द कंट्री वेयर द स्टेट स्ट्रक्चर हैव बीन ब्रोकन डाउन, डज द इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ नीड टू रिवाइज, ठीक है, तो इसको देख लेना। खत्म हो गया इतनी जल्दी? एक मिनट रुकना। ठीक है, यहां तक बताना, बाकी दिक्कत कोई परेशानी हो तो बता सकते हैं। चलो, एक्सट्रेडिशन क्या होता है? एक्सट्रेडिशन एक ऐसी प्रोसेस है जो कि आपके जो भी, जैसे कोई मान लीजिए हमारे इंडिया से कोई पर्सन जो है वो कोई अपराध करके चला गया, ठीक है, बाहर की कंट्री को चला गया, तो एक्सट्रेडिशन एक ऐसी प्रोसेस है ऑफ ब्रिंगिंग बैक अ क्रिमिनल टू द स्टेट वेयर ही हैज कमिटेड द क्राइम व्हेन ही हैज absconded फ्रॉम सच कंट्री। कि प्रत्यर्पण जिसको हम हिंदी में कहते हैं, वो उस एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें वापस लाया जाता उन क्रिमिनल को जो कि हमारे स्टेट से, जो किसी पर्टिकुलर कंट्री से जो है वो क्राइम कमिट करके भाग गए हैं, ठीक है, ये इसको हम एक्सट्रेडिशन कहते हैं। द कंट्री इन विच
he has committed the crime and tried him to differently. यहां पर बोला कि जिस देश ने में उसने अपराध किया है वह उस पर जो है वो अलग तरह से मुकदमा चला सकता है. और इट में ऑल्सो बी केस दैट ही हैज absconded टू रन अवे इन द मिडल ऑफ लीगल प्रोसीडिंग. और ये जो है वो आपका एक्सट्रेडिशन के प्रोसेस उस कार्यवाही के लिए भी जो है वो यूज की जाती है जब कोई कानूनी कार्यवाही, जैसे मान लीजिए किसी पर्सन के खिलाफ जो है वो केस फाइल किया गया, केस चल पड़ा, ठीक है, केस चला पड़ा, लीगल प्रोसीडिंग चल रही थी और लीगल प्रोसीडिंग के बीच में ही कोई पर्सन जो है वो भाग गया, अदर कंट्री को चला गया. तो एक्सट्रेडिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे उन क्रिमिनल्स को जो कि यहां पर अपनी पर्टिकुलर किसी कंट्री में क्राइम करके भाग गए हैं उनको वापस बुलाया जाता है. समझ आ गया ललिता जी, रेखा जी, सब समझ आ गया, जतेव जी, वंदना जी, कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, जो भी क्रिमिनल्स हैं उनको वापस बुलाया जाता है. और thus it is essential to bring him back to order to finish the trial. ठीक है, और वापस बुला के उस पर्सन को जो ये ऑर्डर दिया जाता है कि आप जो है वो अपना ट्रायल कंटिन्यू करो. ठीक है. The evidence and witness are also present in the country. और उस कंट्री में जहां पर सबूत और गवाह उस देश में मौजूद हैं. और there is also prevent the trend of international criminals. Some criminals have कि यदि ऐसा हो जाए, बोला कि यदि ऐसा हो कि कोई भी पर्सन जो है वो दूसरी कंट्री में भाग जाए और किसी को बुलाया ना जाए तो क्या होगा, तो हर कोई दूसरा पर्सन क्या करेगा, कोई यहाँ पर अपराध करेगा और दूसरी कंट्री में भाग जाएगा. तो थ्रू द एक्स्ट्राडिशन जस्टिस कैन बी ब्राउट बाय ब्रिंगिंग देम बैक टू द कंट्री एंड दे हैव कमिटेड द क्राइम एंड पनिशिंग देम, कि उन्हें उन देशों में जो है वापस लाकर न्याय लाया जा सकता है जिन्होंने अपराध किया है या दंडित किया है. नो एक्स्ट्रेडिशन ऑफ पॉलिटिकल क्रिमिनल्स, कि जिन्होंने कोई पॉलिटिकल क्राइम किया है उनको एक्स्ट्रेडिशन, उसका कोई एक्स्ट्रेडिशन नहीं होता, यानी कि उनको वापस नहीं बुलाया जाता. यहां पर बोला कि ये आपका द ट्रेंड ऑफ नो एक्स्ट्रेडिशन ऑफ पॉलिटिकल क्रिमिनल स्टार्टेड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन आफ्टर द अदर कंट्री फॉलोइंग सूट. No commission or organization has been defined when a political crime is. This word is also not defined under the international criminal law. ठीक है, but in own words में हम बात करें, we can see that if a person commit a crime, political motive, यदि हम ये कह सकते हैं यदि किसी पर्सन ने political motive यानी कि राजनीतिक उद्देश्य से अपराध किया है तो उसका आप एक्स्ट्रेडिशन नहीं, उसको वापस नहीं बुलाया जाएगा, उसको हम पॉलिटिकल क्राइम कहेंगे. किसी पर्सन ने कोई पॉलिटिकल एम से, पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट से, मोटिव से कोई अपराध किया है तो हम उसको पॉलिटिकल अपराध जो है कहेंगे, क्राइम कहेंगे. और एक्स्ट्राडिशन जो है वो आपका नहीं होता पॉलिटिकल क्रिमिनल्स में. ठीक है. और इन द केस ऑफ री क्वेस्टियोनियो केस, ठीक है, 1891 का केस था, जिसमें हुआ क्या था कि कैदी पर लुइंगी रॉसी की हत्या का जो है वो आरोप लगाया. ये बाहर का केस है. ठीक है. हत्यारा कहां से था, स्विट्जरलैंड से इंग्लैंड भाग गया था. इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने स्विट्जरलैंड के एक्स्ट्राडिशन, स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट से जो है वो एक्स्ट्राडिशन के लिए रिक्वेस्ट किया. ठीक है. और रिक्वेस्ट किया और फिर बाद में उन्होंने उस रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया, यानी कि रिजेक्ट कर दिया. तो कोर्ट ने यहाँ पर हेल्ड किया कि यहाँ पर उन्होंने मर्डर किया है इन ऑर्डर टू कॉज अ पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, कि यहाँ पे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हुआ था, उसको लेकर जो है उन्होंने क्या किया है, मर्डर किया है. और इसको हम पॉलिटिकल क्राइम, यानी कि जो क्राइम किया है वो पॉलिटिकल इन नेचर है और ड्यू टू द फैक्ट he was a criminal and England was not obliged to extradite him. और इसलिए इसको उन्होंने कहा कि ये आपका पॉलिटिकल क्राइम किया गया है और इंग्लैंड जो है वो आपका बाध्य नहीं होगा इस चीज को मानने के लिए. बट ऑन द कंट्री, ठीक है, ऑन द कॉन्ट्ररी एक दूसरा केस है री मेन्यूर, 1894 का केस है. पेरिस में एक सार्वजनिक स्थान पर जो है बम विस्फोट करने वाला एक भगौड़ा इंग्लैंड भाग गया और पेरिस उसे वापस चाहता था, लेकिन इंग्लैंड ने प्रत्यर्पण के उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और अदालत ने फैसला सुनाया कि उसके इरादे जो है वो पूरी तरह से राजनीतिक नहीं थे और इसलिए उसके राजनीतिक अपराध जो है वो नहीं किया था. यानी कि उन्होंने कहा कि ये जो अपराध हुआ है, यानी कि उस पर्सन ने जो है वो
जो अपराध किया है ये आपका पॉलिटिकल इन नेचर नहीं है, और यहाँ पर एक्स्ट्राडिशन जो है वो किया जाएगा। ठीक है। असाइलम क्या होता है? एक्स्ट्रेडिशन में क्या होता है कि आप जो है किसी दूसरी कंट्री से, मतलब मान लीजिए किसी पर्सन ने क्या किया, या अपने देश में अपराध किया और दूसरी कंट्री में भाग गया, ठीक है, तो एक्स्ट्रेडिशन में उसको वापस बुलाया जाता है। असाइलम में उसको वही प्रोटेक्शन दे दी जाती है। असाइलम इज व्हेन द कंट्री, जब कंट्री जो है वो उसको प्रोटेक्शन दे देती है किसी इंडिविजुअल को, ठीक है, जो कि आपका प्रोसिक्यूट किया गया था बाय अनदर सॉवरेन अथॉरिटी के द्वारा। मोस्ट ऑफ द टाइम देयर ओन गवर्नमेंट, कई बार जो है ऑन गवर्नमेंट, वाइल एवरीवन हैज राइट टू सीक। और जब हम बात करें, हर एक व्यक्ति के पास जो है वो आपका असाइलम लेने का बिल्कुल राइट होता है, कि हर कोई पर्सन जो है वो सीक कर सके असाइलम। असाइलम सीकर डू नॉट हैव द राइट टू रिसीव इट। शरण चाहने वाले जो है वो इससे प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। It must be noted that asylum deal with the refugee individual who are being prosecuted their own government. ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि शरण जो है वो शरणार्थियों, ऐसे व्यक्तियों जिन पर उनकी अपनी सरकार द्वारा मुकदमा जो है वो चलाया जा रहा है, से संबंधित है। आर्टिकल 40 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट रिकॉग्नाइज करता है राइट ऑफ इंडिविजुअल के, हर एक पर्सन को बिल्कुल राइट है कि वो जो है वो सीक करे प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन ऑफ सोवरेन अथॉरिटी। ये संप्रभु अधिकारियों के अभियोजन से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों के अधिकार को जो है मान्यता देता है। और एवरीवन कैन गो टू अनदर कंट्री एंड सीक असाइलम। हर कोई जो है वो किसी दूसरी पर्सन, मतलब कोई भी पर्सन जो है वो अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाकर जो है वो असाइलम ले सकता है। यह अधिकार उन भगोड़ों के लिए उपलब्ध है जो कि राजनीतिक अपराध, जैसे हमने कहा ना कि एक्स्ट्राडिशन नहीं किया जाएगा किसका, जिन्होंने पॉलिटिकल क्राइम किया है। तो वही पॉलिटिकल क्राइम किसी ने कमिट किया है, ठीक है, यदि पॉलिटिकल क्राइम किसी ने कमिट किया है तो उनको आप क्या कर दोगे, असाइलम दे दोगे। ये राइट अवेलेबल है उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने पॉलिटिकल क्राइम कमिट किया है। But this is subject to the condition that if your crime against the principle of UN, and then you do not have the right to asylum. ठीक है, it must be noted that one has a right, कि everyone, हर एक person के पास right है कि वो seek कर सकता है asylum, but they do not have the right to receive asylum. बट जो है वो किसी को शरण लेने का अधिकार नहीं, अधिकार है लेकिन आपको शरण प्राप्त करने का नहीं। अब है आपका टाइप ऑफ असाइलम, कि असाइलम कहां कहां पर जो है वो दिया जाता है, कि असाइलम कहां कहां पर दिया जा सकता है। टेरिटोरियल असाइलम, टेरिटोरियल असाइलम में वो चीज आती है जैसे कि आप जो है वो किसी पर्टिकुलर, जैसे हमारे इंडिया के अंदर, हमारी इंडिया की टेरिटरी के अंदर यदि कोई असाइलम लेना चाहता है, कि टेरिटरी बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री ऑफरिंग असाइलम। This is most commonly used for the people accused of offenses of the political nature such as treason or sedition. ठीक है। और दूसरा है आपका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल और डिप्लोमेटिक असाइलम। ठीक है, अब सबने सुना, हमारे इंडिया में भी होगा, ठीक है, कि एम्बेसीज बनी होती हैं, दूतावास क्षेत्र जो है वो बने होते हैं, और कंसल्टेंट्स या वॉरशिप या मर्चेंट वेसल्स भी होती हैं इन द फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन टेरिटरीज। ठीक है, फॉरेन टेरिटरी की अपनी अलग अलग कंट्री में, जैसे हमारी इंडिया की भी अलग अलग कंट्री में जो है वो एम्बेसीज वगैरह बनी होती है। यदि किसी पर्सन को वहां पर असाइलम दिया जा रहा है तो उसी कंट्री का माना जाएगा जिस भी कंट्री की एम्बेसी है, लेगेशन है, या कंसल्टेंट्स है, या वॉरशिप है, मर्चेंट है, या वेसल्स है, मर्चेंट वेसल्स है। ठीक है, और इस प्रकार राज्य के क्षेत्र के भीतर जो है वो प्रदान किया जाता है जहां से सुरक्षा जो है मांगी जाती है। न्यूट्रल असाइलम, दिस इज अ टाइप इज शोन बाय द न्यूट्रल स्टेट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर। This country may be considered asylum places for the prisoner of war. It provides asylum to troops of country and who are the part of a war. This is under the condition that they are subject to the ठीक है, internment during the term। ठीक है, इंटरनेशनल, इस पर जो मतलब न्यूट्रल असाइलम का क्या मतलब है, न्यूट्रल असाइलम का क्या मतलब, तटस्थ राज्य के द्वारा दिया गया शरण। इसका क्या मतलब है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि युद्ध में कैदियों के लिए शरण,
जो है, जैसे मान लीजिए कि इंडिया और अदर कंट्री का वॉर चल रहा था, ठीक है, वॉर कंट्री अदर कंट्री का वॉर चल रहा था। उस युद्ध को करते दौरान युद्ध के कैदियों को वहीं पर शरण दी देगी, ठीक है। यहां पर बोला युद्ध के कैदियों के लिए शरण स्थान जो है वो माना जाता है। ये उन देशों के सैनिकों को शरण प्रदान करता है जो कि युद्ध का हिस्सा है, कि जो कि क्या है, वॉर का पार्ट है, ठीक है। दिस इज अंडर द कंडीशन दैट दे आर सब्जेक्ट टू द ठीक है, इंटरमेंट ड्यूरिंग द टर्म, कि वे समय के दौरान नजरबंदी के अधीन है। और ये भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, इट इज इंपॉर्टेंट दैट while troops may allot, air force of such countries cannot land in these areas and will be subject to the interrogation, ठीक है। ये देशों में वायु सेनाएं अदर कंट्रीज या ओनली, देखो किसकी बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने किया टेरिटोरियल असाइलम। जैसे मान लीजिए अदर कंट्री में हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे हमारी इंडिया की कंट्री है, हमारी इंडिया की कंट्री के अंदर किसी को असाइलम दिया गया, ठीक है, असाइलम मतलब प्रोटेक्शन दिया गया। जैसे चाइना में अदर कंट्री में किसी भी कंट्री में जो है वो असाइलम दिया है टेरिटरी के अंदर, तो उसको टेरिटोरियल असाइलम कहेंगे। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल डिप्लोमेटिक असाइलम, जैसे कि हमारी कंट्री में भी अलग अलग से एम्बेसीज बने हैं अदर कंट्री के, तो उस एम्बेसी, लेगेशन, कंसल्टेंट, वॉरशिप या मर्चेंट वेसल में किसी किसी फॉरेन कंट्री का कोई मर्चेंट वेसल है, जिस भी कंट्री का वो आप दूतावासों का क्षेत्र है, ठीक है, वहीं पर जो है वो शरण दे दी गई, तो उसको हम एक्स्ट्रा टेरिटोरियल डिप्लोमेटिक असाइलम कहेंगे। न्यूट्रल असाइलम, जैसे कि लॉ वॉर मतलब सॉरी वॉर की सिचुएशन चल रही थी और वॉर को करते दौरान जो प्रिजनर ऑफ वॉर है उनको आप जो है वो प्रोटेक्शन दोगे, उसी कंट्री में प्रोटेक्शन दी जाएगी जहां पर वॉर चल रहा था, तो उसको हम न्यूट्रल असाइलम कहेंगे, ठीक है। समझ आ गया। असाइलम इन इंडिया में हम बात करें तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में भी यहाँ पर बोला अकॉर्डिंग टू देम द फोर डॉक्यूमेंट इज नीडेड, जैसे कि आप जो है वो आप क्या कर सकते हो कुछ टाइम के बाद, ठीक है। यहाँ पे बोले डिफरेंट कंट्री के अपने अपने लॉज होते हैं कि असाइलम किस तरह से लोगे, हमारे इंडिया में अलग अलग लॉ है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बोला कि मोस्ट कंट्रोवर्सी इन द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट रिगार्ड्स द रिफ्यूजी ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनएचसीआर हेल्प, कि एक जब भी किसी पर्सन को असाइलम लेना होता है तो यहाँ पर यूएनएचसीआर में जो है वो क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन जो है वो करना पड़ता है। और इसमें क्या लगेगा, केस नंबर्स लगेंगे, इमीडिएट फैमिली मेंबर्स एंड पासपोर्ट, नेशनलिटी एंड डॉक्यूमेंट, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, बर्थ सर्टिफिकेट और मैरिज, डाइवोर्स, डेथ सर्टिफिकेट इज ऑल फॉलोड डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये सब जो है वो डॉक्यूमेंट अटैच होंगे। यूएनओ हमने कर लिया है, ठीक है। यूएनओ के ऑर्गन भी हमने डिस्कस कर लिए, इसके अलावा हमने डिस्कस कर लिया है बहुत ही डिटेल में यूएनओ चार्टर, ठीक है, जिसमें हमने सब आर्टिकल जो है जो मेन आर्टिकल है वो सब जो है वो कर लिए, ठीक है। और यहाँ तक फिर भी कोई डाउट रह जाएगा तो बता दीजिएगा, ठीक है। और ऑलमोस्ट हमारा मतलब कंप्लीट हो गया इंटरनेशनल लॉ, कल हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच सभी को, थैंक यू जी।